वेलकम टू द चैनल रैशनल रेपो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट आपको देखने मिलेगा। लॉ ऑफ सप्लाई आज हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड किया, तो जिन बच्चों ने लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो देखी है, आई होप उनको ये वीडियो समझने में 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई साइड के व्यू पॉइंट, सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई यानी प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से इस लॉ को देखिएगा। ठीक है, सप्लाई तो आपको पता है, हम डिमांड करते हैं इकोनॉमी में, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का प्रोसेस करता है और सप्लाई करता है ना। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, ये वो लॉ है जिसे प्रपोज्ड किया था अल्फ्रेड मार्शल ने, इतनी बात याद रखनी। दूसरी बात है, अब ये लॉ कहता क्या है, मैंने सिंप्लीफाइड करके लिखा है। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को अगर सेम कॉपी पेस्ट करती तो इन वीडियोस का मतलब ही क्या होता। ठीक है, अदर थिंग्स, अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी सेटिरस पैरिबस, जिसका मतलब होता है बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड ये दो वेरिएबल ही चेंज होंगे, कम ज़्यादा होंगे। एक्चुअली ये दोनों वेरिएबल एक साथ ज़्यादा होते हैं और एक साथ कम होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। आगे देखते हैं, रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है। मैंने आपको कहा प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से देखो अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, समझिए एक फर्नीचर है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया ना, तो प्राइस की वजह से सप्लाई भी बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज किसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से देखिए कि जो सप्लाई करने वाला है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो कोई भी चीज़ का जब प्राइस बढ़ जाता है ना, तो प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से ये सोचिए कि प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिनकी प्राइस ज़्यादा है प्रोडक्ट की, वो प्रोड्यूस करने में उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये एक बिहेवियरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा, मार्केट में उस चीज़ का सप्लाई प्रोडक्शन की तरफ से बढ़ जाता है। यही चीज़ कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। बस ये याद रखना कि इसमें बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है। ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो देखिए सिंपली अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड। जितना प्राइस 10 से 20 हुआ, क्वांटिटी जितनी प्रोड्यूसर ने सप्लाई की वो 50 से 100 हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रहा है। तो ये देखो सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट्स स्लोपिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात देखी जाए तो लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा है ना कर्व, डीडी कर्व। लॉ ऑफ सप्लाई में उल्टा है। ठीक है, जो लॉ ऑफ सप्लाई का जो रिलेशन है वो ये है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी दोनों एक साथ आगे जाएंगे, दोनों एक साथ नीचे जाएंगे। ठीक है, वही लॉ ऑफ डिमांड उल्टा था, इनवर्स था, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। ठीक है, इतना हमें समझ गया। अब हम देखते हैं अजम्पशंस क्या है। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस क्या है, मैंने पहले ही बताया। अजम्पशंस यानी वो सारी चीज़ें कि जिसके बेसिस पे लॉ ऑफ सप्लाई स्टैंड करता है। ठीक है, ये ना रहे तो लॉ ऑफ सप्लाई का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और एक्सेप्शंस भी देखेंगे कि जिनकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो गलत साबित होता है। ठीक है, तो अजम्पशंस की बात करें तो पहला है, यहाँ पे ना सब कांस्टेंट रहता है। मैंने आपको बताया था प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई ये दो वेरिएबल को ही हम फ्लेक्सिबल रखते हैं, या तो ऊपर नीचे जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो अजम्पशंस में कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट ना रहे तो वो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा और इससे सप्लाई पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, और कांस्टेंट टेक्निक इन द सेंस टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ होती है, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी है। खैर, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होंगी जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ होंगी, क्योंकि अगर उसमें कोई चेंज आए ना तो प्रोडक्शन जो है बहुत फास्टली इंक्रीज़ होता है, तो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा बढ़ सकती है। हो सकता है प्राइस वही हो लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को हम अज्यूम करते हैं। नो चेंज इन वेदर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेचुरल कैलामिटीज़ या वेदर कंडीशंस में कोई चेंज आता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई कम हो सकती है, भले ही प्राइस वही रहे। ठीक है, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ होती है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसीज़ अफेक्ट करती है प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को, और उसी के बेस पे वो फिर डिसाइड करता है कि क्वांटिटी सप्लाई कितनी सेल करनी है ना।
नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, और नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के आगे प्रोड्यूसर कुछ नहीं सोचता है कि प्राइस क्या होगा, कि क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट वो कुछ नहीं कर रहा है आगे, राइट। सो ये सारी चीज़ों में मेनली क्या कॉमन है, सेटेरस पैरिबस जो मैंने अभी बताया, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सारी चीज़ें कांस्टेंट है। हमने सिर्फ प्राइस को बढ़ाया तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी, प्राइस को कम किया तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट रहती है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में। एक्सेप्शंस वो सारी चीज़ें कि जिनकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं होता है, जिनकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई ये नहीं बताता है कि प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ेगा। कैसे देखो, एग्रीकल्चरल गुड्स, वो सारे गुड्स जो खाने की एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। अब देखिए एग्रीकल्चरल गुड्स क्या प्राइस पे डिपेंड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो गुड्स ऐसे होते हैं जो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड होते हैं, तो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड होते हैं ये गुड्स, इनके प्राइस पे डिपेंड नहीं होते। ये बात आप याद रखिएगा। एग्रीकल्चर में वेदर कंडीशंस अगर ख़राब है तो गुड्स के जो प्राइजेज़ है वो बढ़ जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो प्राइस बढ़ा तो एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि प्राइस पे डिपेंड ही नहीं रहता ना। एग्रीकल्चरल गुड्स किस पे डिपेंड रहता है? वेदर कंडीशंस पे डिपेंड रहता है, ठीक है। दूसरी बात, पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि सब्जियां हो गई, दूध हो गया, ये सारे डे टू डे लाइफ की खाने की चीज़ें जो जल्दी सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। गुड्स खराब ना हो, ठीक है, बिगड़ ना जाए, इसीलिए कम प्राइस में भी सप्लायर सेल करने के लिए रेडी होते हैं, इसलिए वो क्वांटिटी सप्लाई कर देते हैं भले ही प्राइस कम रहे, ठीक है। तीसरा है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स वो होते हैं जो रेयर यानी बहुत कम, यूनिक रेयर गुड्स, जैसे कि डायमंड्स हो गया, यूनिक पेंटिंग हो गई, पुरानी पेंटिंग, एंटीक्स, ठीक है, ये सब रेयर गुड्स है। अब रेयर गुड्स का जो लिंक है वो प्राइस से तो बिल्कुल नहीं है कि प्राइस रेयर गुड्स का कितना भी बढ़े या कितना भी कम हो, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कभी भी प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नेचर में ही रेयर है, तो उसकी सप्लाई प्राइस पे डिपेंड नहीं होती। तो ये तीनों चीज़ों की सप्लाई प्राइस पे डिपेंड नहीं होती है, इसीलिए ये एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई को लेकर। सो आई होप आपका लॉ ऑफ सप्लाई का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा अजम्पशंस और एक्सेप्शंस के साथ। इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रैशनल रैपो को स्टूडेंट्स में शेयर करें। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया है सब्सक्राइब बटन के नीचे, तो प्लीज़ उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली अपलोड जो वीडियोज़ जो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्पेशली इकोनॉमिक स्टूडेंट्स को शेयर करें कि जो हिंदी में, सरल हिंदी में समझना चाहते हैं इकोनॉमिक्स को। सो सी यू सून, बाय।